हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी और अर्चना स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरी जॉब के 5 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफ़र उस शहर में हो गया जहां मेरी दीदी और मेरे जीजाजी रहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मेरे जीजाजी के साथ मेरा दोस्ती वाला रिश्ता था और दीदी से तो मेरा हमेशा से ही खूब पटती थी। 4-5 दिन में ही मैं अपना सारा सामान लेकर उनके घर पहुंच गई। वो लोग भी मेरे आने से बहुत खुश थे। मेरी दीदी के 2 प्यारे-प्यारे बच्चे थे और मुझे उनके साथ खेलना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, मुझे 5 दिनों के लिए दूसरे शहर में एक मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। दीदी और जीजा जी को मीटिंग के बारे में बताया और अपना कुछ सामान लेकर वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठने वाली थी, तभी हमारे बॉस ने बताया कि जो विदेशी लोग हमसे मीटिंग करने के लिए आ रहे थे, वो अब नहीं आ पाएंगे। दरअसल वहां पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, इसलिए वह इस हफ्ते नहीं आएंगी। अब यह मीटिंग 2 हफ्ते के बाद रखी जाएगी। मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मुझे वापस अपनी दीदी के घर लौटना पड़ा। जब मैं वापस पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने काफी देर बेल बजाई लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बेल ही खराब हो गई है। इसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जीजू भी सुबह ऑफिस चले जाते हैं और सीधा शाम को ही वापस आते हैं और अक्सर जीजू अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। बच्चे भी स्कूल गए होंगे तो इस वक्त दीदी घर में अकेली ही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो। बहुत टेंशन होने लगी। मेरे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी। इस वजह से मैं उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैं पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि उनकी किचन की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते घर के अंदर गई, लेकिन मुझे दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे डाइनिंग टेबल पे कुछ गुलाब के फूल रखे दिखाई दिए और दीदी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं उनकी तरफ बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी मैंने सामने वह नजारा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी दीदी और जीजू आपस में खोए हुए थे और दीदी मेरे जीजू के साथ वो सब कर रही थी। वह दोनों पूरे जोश में थे और शायद इसलिए उन्हें डोरबेल सुनाई नहीं दी। मैं तुरंत ही पीछे हट गई क्योंकि उनके इस तरह के पलों को मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं मन ही मन बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी कि मैंने उन्हें इस तरह की अवस्था में देख लिया। मुझे लगा कि मुझे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से अंदर आ गई और मैंने उन्हें वो सब करते देख लिया, तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते वापस बाहर निकल आई। मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि किसी रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 घंटे बिताती हूँ, तब तक वो दोनों अपने प्यार भरे पलों को एंजॉय कर लेंगे। यही सब सोचकर मैं वहीं के एक फेमस होटल में पहुंच गई। अभी मैं वहां बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार कर ही रही थी कि तभी मैंने जीजू को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि जीजू तो घर पर थे, लेकिन फिर वो अचानक यहाँ कैसे आ गए। यह मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी, इसलिए मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और तुरंत उनके पीछे गई। मैंने उन्हें कई बार आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो पीछे पलटे और मुझे वहां देखकर वह खुद बुरी तरह से चौंक गए। बोले कि तुम तो बाहर जाने वाली थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि जीजू, दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहने लगे कि मैं तो आज सुबह से ही यहीं पर हूँ और अब जाकर मेरी मीटिंग खत्म हुई है। अब मैं वापस ऑफिस जा रहा था, लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। घर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में दीदी की उस तरह की पोजीशन घूमने लगी, जिसका मतलब उस वक्त मैंने जिस इंसान को दीदी के नीचे देखा था वह जीजू नहीं थे, वो कोई और था। इसका मतलब क्या मेरी दीदी मेरे जीजू को धोखा दे रही है? एक साथ मेरे दिमाग में ना जाने कितने सारे सवाल आने लगे और मैं अपनी सोच में गुम हो गई। तभी जीजू मुझे हिलाते हुए बोले, स्वाति, तुम किस सोच में पड़ गई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मैं घर तो गई थी, लेकिन मैंने वहां पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मैं बाहर आ गई। मैंने उनसे बहाना करते हुए कहा कि दरअसल जीजू, मेरे एक फ्रेंड ने अचानक मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुला लिया, तो बस मैं उसी का इंतजार कर रही थी। मेरी बात सुनकर जीजू निश्चिंत हुए और बोले कि अच्छा फिर ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड से मिलकर सीधा घर चले जाना और मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद जीजू अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं तुरंत ही वहां से घर के लिए निकली,
इस बार जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो पहली बार में ही दीदी ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे सामने देखकर दीदी बुरी तरह से चौंक गई और बोली कि तू तो मीटिंग के लिए गई थी, फिर अचानक कैसे आ गई? मैंने तो उनसे कहा कि दरअसल मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बस इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि वह हमेशा से करती आई थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने दीदी को उस वक्त किसी और के साथ देखा था। मैंने एक बार फिर से खुद को सांत्वना देने के लिए दीदी से पूछा कि क्या जीजू दोपहर को घर वापस आए थे? तो वो कहने लगी कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जीजू ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं और जब यहाँ होते हैं तो वह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और सीधा रात में ही वापस आते हैं। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसके बाद मैं खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही दृश्य चल रहा था जो मैंने कुछ घंटे पहले देखा था। दीदी के दोनों बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आज मेरा उनके साथ खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मुझे बार बार रोना आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दीदी से जाकर पूछ लूं कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही है। वह अपने हाथों से अपने बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ना चाह रही है? जीजू तो कितने अच्छे हैं, उनका कितना कद्र करते हैं, उनके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं, तो फिर दीदी उन्हें धोखा क्यों दे रही हैं? लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि मैंने जो देखा है उसमें कितनी सच्चाई है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा और दीदी पर नजर रखनी होगी। मैंने उस दिन से दीदी पर ध्यान देना शुरू किया। तो मैंने देखा कि रात को जीजू के सोने के बाद दीदी के फोन पर किसी का फोन आता था और वह चुपचाप छत पर जाकर उससे बात किया करती थी। इससे मुझे यह तो पक्का हो गया था कि वो किसी से बात करती हैं और उनकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है। लेकिन वह यह सब क्यों कर रही हैं कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे बॉस ने मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। मैं अपनी मीटिंग खत्म करके वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने दीदी को होटल के रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। वहां पर बात करने के बाद वह ऊपर बने रूम की तरफ चली गई। मैंने चुपके से उनका पीछा किया तो देखा कि वो एक कमरे के अंदर गई हैं। उसके बाद मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतजार करने लगी। करीब 3 घंटे के बाद वह उस कमरे से बाहर निकली और 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी बाहर आया। लेकिन वो आदमी कौन था, इससे पहले मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा था। दीदी को बाहर आता देख मैंने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। फिर मैंने देखा कि वो आदमी तो वहां से चला गया है, लेकिन दीदी अभी भी होटल के बाहर खड़ी थी। मुझे लगा कि ना जाने किसका इंतजार कर रही है। तभी एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वह उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैंने भी तुरंत ही एक दूसरी टैक्सी बुलाई और उस टैक्सी को दीदी की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद दीदी घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया था। तो आखिर दीदी कहाँ जा रही थी? अभी हमारी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ ही रही थी कि फिर से दीदी की टैक्सी एक दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद वह टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। मैं भी छुपकर उनके पीछे गई। लिफ्ट से होते हुए उस होटल के रूम के अंदर चली गई और उस रूम में भी वह करीब 2 घंटे से 3 घंटे के बाद बाहर आई। इस बार वह जिस आदमी के साथ बाहर आई थी उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो आदमी मेरे बड़े भाई का दोस्त था। पर वो इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहा था? दीदी उसे इस होटल के कमरे में चुपचाप मिलने क्यों आई थी? मुझे यह सारा माजरा समझ ही नहीं आ रहा था। वो दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन अलग अलग टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। क्या दीदी एक साथ कई सारे आदमियों के साथ? मैंने अपने आप से कहा कि मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बहन को कभी भी ऐसी कोई हरकतें करते नहीं देखा जिससे मुझे उनके चरित्र पर शक हो। लेकिन फिर आज जो मैंने अपनी आंखों से देख रही हूँ वो क्या है? इन सब लोगों के साथ होटल के कमरों में जाकर आखिर क्या कर रही थी? शाम को जब मैं वापस घर आई तो मैंने देखा कि दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों हो? वो कहने लगी कि मैं घर में अकेली रहते रहते बोर हो जाती हूँ। तुम लोग भी अपने अपने काम पर निकल जाते हो, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। तुम लोगों में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कभी मुझे बाहर ले जाएं, घुमा दो। एक काम करो, तुम और तुम्हारे जीजू एक दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी कहीं नहीं गई हूँ और बच्चे भी कहीं नहीं गए हैं। मैंने उस वक्त उनकी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन मैं अपनी दीदी का सफेद झूठ सुनकर दंग रह गई थी। मैंने आज ही दीदी को इतने सारे होटल के चक्कर लगाते देखा था। वो लेकिन ऐसे जता रही थी जैसे कि घर से बाहर कभी निकलती ही नहीं।
अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन फिर से ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी और आज भी दीदी दरवाजा नहीं खोल रही थी। मैं समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर आया था शायद वही आदमी आज भी आया होगा। यह सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि आज मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। दीदी जीजू के साथ बहुत गलत कर रही है। उन्हें एक बार भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता है। वो अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गई हैं कि अपनी सारी सीमाएं भूल गई हैं। मैं तुरंत ही किचन के रास्ते घर के अंदर पहुंची तो देखा कि अंदर तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। तभी दीदी के कमरे से उनके चीखने की आवाज आई। मैं तुरंत ही उनके कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि वह पहले वाला आदमी दीदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आओ देखा न था और तुरंत ही पीछे से उसके सिर पर डंडे से वार किया। वह तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मुझे सामने देखकर दीदी मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली कि स्वाति, तुम सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। मैंने दीदी से पूछा कि यह आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा था। दीदी मुझे कहने लगी कि यह एक चोर था और यहाँ चोरी करने आया था। मैंने दीदी से कहा कि अब मैं आपका एक भी झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी झूठी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मेरी बात सुनकर दीदी हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी काली करतूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं कुछ ही दिन पहले आपको और इस आदमी को इसी कमरे में गंदी हरकतें करते देख चुकी हूँ। और तो और मैंने आपको इस आदमी के साथ होटल के कमरे में भी बाहर निकलते हुए देखा था। मेरी यह बातें सुनकर दीदी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत ही मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि इस बारे में अपने जीजू को कुछ मत बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बसा बसाया घर बर्बाद होने से बचा लो। मैंने उनसे कहा कि आप अपने यह मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाना। आपको यह सब हरकतें करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई। आप ना जाने कितने आदमियों के साथ कितने होटल के कमरों में जा चुकी हो। मैंने आपको भैया के एक दोस्त के साथ भी देखा था। अरे आप जैसी औरत को तो डूब मरना चाहिए, जो बाकी औरतों का भी नाम खराब करती हैं। दीदी कहने लगी कि तुम सच कह रही हो स्वाति, मेरे जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद वह तुरंत ही दौड़कर अपनी अलमारी के पास पहुंची और उन्होंने उसमें से एक बंदूक निकाली। वह अपने सिर पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे बंदूक छीन ली। यह सब देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको अपने किए पर इतनी ही शर्मिंदगी है तो आप यह सब क्यों कर रही थी। वह कहने लगी कि यह सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही, बल्कि मैं मजबूर थी क्योंकि यह आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। दीदी के मुंह से ब्लैकमेलिंग की बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। मैंने दीदी से हैरान होकर पूछा कि आखिर ये आदमी आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। दीदी बोली कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगी। मैं इस जाल में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ और अब इससे निकल पाना मेरे लिए बस की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे सब कुछ सच-सच बताएंगी तो मैं ही आपकी मदद करूंगी। उसके बाद मैंने और दीदी ने उस आदमी को एक कुर्सी पर अच्छे से बांध दिया और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया। मैंने दीदी को पानी पिलाया और उन्हें थोड़ा शांत किया। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने अपने अतीत के पन्ने खोलने शुरू किए, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। दीदी ने कहा कि शादी से पहले जीजू उन्हें बहुत प्यार करते थे। आए दिन कभी डेट पर ले जाते थे तो कभी बाहर घुमाने ले जाते थे, लेकिन बच्चे होने के बाद जीजू उन पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। दीदी ने इस चीज की शिकायत कई बार जीजू से की कि वह उन्हें समय नहीं देते हैं, लेकिन जीजू हर बार उन्हें यही जताते थे कि वह उन लोगों के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं और रुपया कमा रहे हैं। दीदी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती है। उन्हें जीजू के समय की जरूरत है, लेकिन जीजू ये सारी बातें समझने को तैयार ही नहीं थे। इस दौरान माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने दीदी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया, क्योंकि उस वक्त मैं भी कॉलेज में थी और भाभी के पिताजी का देहांत हो जाने के कारण भैया और भाभी भी उनके मायके गए हुए थे, जिस वजह से माँ बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद जब दीदी वहां पहुंची तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए भैया का दोस्त समीर अक्सर घर आया जाया करता था। न जाने कैसे, लेकिन उसने दीदी के चेहरे की उदासी भी भांप लिया था। उसने धीरे धीरे से दोस्ती करना शुरू कर दिया। दीदी को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वह बच्चों का भी बहुत ध्यान रखता था और बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो जो खुशियाँ और क्वालिटी टाइम दीदी को अपने पति से चाहिए थी, वह सब उनको समीर दे रहा था। इसी बीच जब उन्हें फिर वापस वहां से आना पड़ा तो समीर ने उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर वह बुरी तरह से चौंक गई और उन्होंने उसके प्रपोजल के लिए इनकार कर दिया। समीर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कम से कम हमारे बीच अच्छी दोस्ती तो रह सकती है, लेकिन दीदी ने कहा कि अब मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहती और उसके बाद वह वहां से वापस जीजू के पास आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद जीजू का अभी भी वही रवैया था।
दीदी ने कई तरीके अपनाए जिससे जीजू उन पर ध्यान देना शुरू करे, लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था और इधर दीदी को उनका अकेलापन खाए जा रहा था। अब दीदी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। फिर एक दिन अचानक ही उनके पास समीर का फोन आया। उसने सबसे पहले तो अपनी उस दिन की हरकत के लिए माफी मांगी और फिर उसने कहा कि कम से कम हम एक अच्छे दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। दीदी ने सोचा कि दोस्त में तो कोई बुराई नहीं है और फिर उस दिन से समीर के साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे समीर उनसे मिलने के लिए घर आने लगा, लेकिन समीर का घर आना जाना जीजू को पसंद नहीं आया, इसलिए दीदी ने समीर को घर आने से मना कर दिया। तो समीर ने दीदी से मिलने के लिए होटल का रास्ता चुना। जब एक दिन दीदी समीर से मिलने के लिए होटल गई तो वह अपनी सारी सीमाएं पार कर गई, क्योंकि उस वक्त दीदी को जैसे ही समीर से थोड़ा सहारा मिला तो उसके कदम बहक गए और फिर वो सब कुछ कर बैठी जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद तो यह सिलसिला बन गया था। समीर ने उन्हें समझाया था कि इस सब में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें भी सुकून मिलता है और मुझे भी। उसके बाद जब दीदी दोबारा से अपने मायके गई तो फिर उन दोनों का मिलने का मन करने लगा, इसलिए समीर ने अपने एक दोस्त विमल का घर एक दिन के लिए किराए पर लिया। उस दिन उसका दोस्त शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और फिर वह दीदी को लेकर उस घर में चला गया। वहां पर दोनों ने अपने अपने शरीर की भूख मिटाई और फिर वो दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद दीदी फिर से अपने रोज की जिंदगी में लग गई और फिर एक दिन समीर का उनके पास फोन आया और उसने जो खबर दीदी को सुनाई उसे सुनकर तो दीदी के पैरों तले जमीन निकल गई। समीर ने बताया कि उसके दोस्त विमल ने उसका और दीदी का उस तरह का वीडियो बना लिया है। दरअसल वो लोग जब लास्ट टाइम उसके घर पर गए थे तो उसने वहां पर कैमरा लगा दिया था, जिससे सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और अब वो समीर को ब्लैकमेल कर रहा है। यह सुनकर तो दीदी के होश ही उड़ गए। दीदी ने तुरंत ही जीजू से बहाना बनाया कि वह 2-3 दिनों के लिए माँ के पास वापस जाना चाहती है। उसके बाद जब दीदी मायके वापस पहुंची तो समीर के दोस्त विमल ने उनके सामने यह शर्त रखी कि वह यह वीडियो सिर्फ एक शर्त पर डिलीट करेगा, अगर दीदी उसके साथ भी वही सब करे जो समीर के साथ करती है। उन्हें मजबूरी में वो सब करना पड़ा जो वह नहीं करना चाहती थी। उसके बाद उन्हें लगा कि शायद अब इस सब से उसका पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो यह सिलसिला ही बन गया था। विमल उन्हें ब्लैकमेल करने लगा था। उसने दीदी को डरा धमका के घर का पता भी जान लिया था और फिर वह घर आकर भी उसके साथ जबरदस्ती करता था। अब धीरे धीरे वो दीदी से पैसों की डिमांड भी करने लगा था। दीदी बोली कि अब मैं समीर को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि मैं उसकी पीठ पीछे उसके दोस्त विमल के साथ यह सब करती आ रही हूँ तो मुझे धोखेबाज समझेगा, जबकि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। और इतना कहकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने देखा कि विमल को होश आ रहा है। मैंने तुरंत ही उसका फोन छीन लिया और उसके फोन में पड़ा हुआ वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर आज के बाद तुम मेरी दीदी के आसपास भी नजर आए तो मैं तेरी शिकायत पुलिस से कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे फोन से वीडियो डिलीट कर देने से तुम्हारी बहन बच जाएगी? अभी एक वीडियो तो समीर के फोन में भी पड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर तो मेरे और दीदी दोनों के होश उड़ गए। दीदी ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब विमल ने बताया कि यह सब समीर का ही प्लान था। उसने ही कहा था कि वो बहाने से तुमसे मेरे घर बुला लेगा और फिर तुम्हारा वीडियो तैयार कर लेगा। फिर मैं सामने से आकर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, तुम्हारे साथ मजे भी लूंगा और तुमसे पैसे भी लूंगा और फिर वो पैसे मेरे और समीर के बीच में आधे आधे बंट जाएंगे। इस तरह से हम दोनों ने मिलकर तुम्हें लूटा और तुम इतनी बेवकूफ औरत निकली कि तुम्हें कभी भनक तक नहीं लगी। सब सुनकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली कि अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर ली। अगर मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू किया होता तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मेरे बच्चे को मेरी जैसी माँ कभी नहीं मिलनी चाहिए। मैंने दीदी से कहा कि ठंडे दिमाग से काम लो और समीर को फोन करके यहाँ बुला लो। उससे कहो कि आप अकेले में और उसके साथ समय बिताना चाहती हैं। शरीर का भूखा समीर तुरंत ही दीदी के पास आ गया। दीदी समीर और विमल को एक साथ कमरे में ले गई और तब तक मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले गई और कुछ महीनों बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, मैं आप सभी से भी यही कहना चाहती हूँ कि कुछ मिनटों के मजे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।